सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस आकृति में ये जो रेखा है, रेखा एम के, ये समांतर है रेखा एन जे के, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो हमारी रेखा है, रेखा एम के, ये हमें दी गई है कि ये समांतर है ये वाली रेखा, यानी कि रेखा एन जे के। तो ये दोनों रेखाएं हमें यहाँ पे समांतर दी गई हैं। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, कोण एल एम के, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो कोण है, कोण एल एम के, ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो कोण एल एम के है, ये तो है कोण बी। तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये जो कोण बी है, ये बराबर है कोण एल एन जे, यानी कि ये बराबर है कोण ए के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोककर इसे खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 2 कोण, कोण बी और कोण ए को बराबर साबित करना है। और मैं देख सकता हूँ कि इस आकृति में हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो कोण बी है, ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, और ये जो कोण ए है, ये आ रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो चलो इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग से हम देखते हैं। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें 3 कोण दिए गए हैं, कोण बी, कोण सी और ये वाला कोण, ये कोण तो समकोण है, ये है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब हम योगफल करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इस त्रिभुज में जब हम इन तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण बी धन कोण सी धन कोण, ये वाला कोण, ये तो समकोण है और ये होगा 90 डिग्री, और इन तीनों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री दोनों तरफ घटा दूँ तो मुझे यहाँ 90 तो चला जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि ये मुझे मिलेगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिलेगा बी धन सी, ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि 90 डिग्री। और अगर हम रुचि रखते हैं कोण बी में, तो दोनों तरफ हम सी से घटा भी देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि ये जो कोण बी है, ये हमें बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री ऋण सी। तो चलो कोण बी के बारे में हमें कुछ तो पता चला। और इसी तरह से अगर हम इस बड़े त्रिभुज पे ध्यान दें
तो सबसे पहले इसे मैं सफ़ेद रंग से दर्शा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, और इसमें हमें 3 कोण जो दिए गए हैं वो है कोण ए, कोण सी और ये वाला समकोण जो 90 डिग्री होगा। तो इन तीनों को भी हम जोड़ के बराबर लिख देते हैं 180 के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये जो कोण ए है, कोण ए धन कोण सी और धन ये नीला वाला कोण जो समकोण है ये होगा 90 डिग्री। तो ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। और अब अगर दोनों तरफ मैं 90 डिग्री से घटा दूं तो यहाँ 90 चला जाएगा, यहाँ 180 ऋण 90 हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हमारे पास बचेगा कोण ए धन सी और ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90 यानी कि 90 डिग्री के। और अब अगर हम कोण ए में रुचि रखते हैं तो दोनों तरफ सी से भी घटा देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। तो ए का मान जो हमें मिलेगा वो बराबर मिलेगा 90 डिग्री ऋण सी के। तो यहाँ पे अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ कोण ए का हमें मान मिल रहा है 90 डिग्री ऋण सी और यहाँ पे कोण बी का भी मान हमें मिल रहा है 90 डिग्री ऋण सी। तो उस प्रकार तो ये दोनों कोण ए और बी ये दोनों तो समान हुए, तो कोण बी और कोण ए हुए समान कोण या सर्वांग समकोण। तो ये दोनों कोण ए कोण बी बराबर होगा कोण ए के, और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि कोण बी बराबर होगा कोण ए के या कोण एल एम के बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो जब अगर हमें 2 समांतर रेखाएं दी जाएं तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये दोनों बराबर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं संगत कोण। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज लिया है, ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है और इनके अंत कोणों को मैंने नाम दिया है x, y और z। और यहाँ पर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इन तीनों अंत कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि x धन y धन z बराबर होगा 180 डिग्री के। और ये साबित करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा हमारी जानकारी समांतर रेखाओं, त्रियकछेदी रेखाओं और संगत कोणों के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है। तो चलो ये शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो भुजा है इसे ज़रा आगे पीछे खींच लेता हूँ तो ये रेखा की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे इस भुजा को मैं ज़रा आगे और पीछे खींच लेता हूँ तो ये एक रेखा बन गई इस भुजा के समांतर या इस भुजा के ऊपर। अब मैं एक और रेखा बनाना चाहता हूँ जो इस रेखा के समांतर हो पर गुजर रही हो इस शीर्ष से। तो यहाँ से गुजरती हुई एक समांतर रेखा में बना रहा हूँ जो गुलाबी रेखा के समांतर है। तो ये हो गई वो रेखा। तो ये दोनों रेखाएं हो गई समांतर। अब इन दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर मैं एक त्रियकछेदी रेखा बनाऊंगा इस भुजा से गुजरती हुई। तो इस भुजा से गुजरती हुई मैं एक त्रियकछेदी रेखा बना रहा हूं। तो इस भुजा से गुजरती हुई ये रही एक त्रियकछेदी रेखा। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पे कुछ संगत कोण बन रहे हैं। अगर ये है एक त्रियकछेदी रेखा और मैं बात करूं ये 2 समांतर रेखाओं की यहाँ पर, तो अगर तुम देखो तो अगर ये x है ये कोण तो ये वाला कोण भी x होगा संगत कोण के द्वारा। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ कि यहाँ पर ये जो कोण है हमारा ये वाला ये कोण बराबर है x के संगत कोण के द्वारा। अब यहाँ पे अगर ये कोण x हो गया तो इसके सम्मुख यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये शीर्ष कोण के द्वारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के द्वारा यहाँ पे ये भी x होगा। तुम चाहते तो इससे त्रियकछेदी रेखा मानकर और ये वाली समांतर रेखा लेकर भी इन दोनों को x लिख सकते थे एकांतर कोण के द्वारा। तो किसी भी तरह से तुम कर सकते थे, बस हमें ये यहाँ पे x मिल गया। अब इसी तरह से मैं एक और त्रियकछेदी रेखा बनाता हूँ इस भुजा से गुजरती हुई। तो यहाँ पे
इस भुजा से गुजरती हुई एक और त्रियक छेदी रेखा मैं बना रहा हूँ। तो ये बन गई। अब यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो ये जो y कोण है, यहाँ पे अगर हम इसे त्रियक छेदी रेखा माने और यहाँ पे ये वाली और ये वाली समांतर रेखा को देखें तो यहाँ पे अगर ये जो y कोण है तो संगत कोण के द्वारा ये वाला कोण भी y होगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला कोण भी बराबर है इसके संगत कोण के द्वारा, तो ये वाला कोण भी है y और इसके सम्मुख यहाँ पर ये वाला कोण भी हो जाएगा y। और तुम चाहते तो इसको और इसको एकांतर कोण के द्वारा भी बराबर साबित कर सकते थे। बस हमारा काम लगभग हो गया है। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो कोण है x और ये साथ में इसके ये जो कोण है z, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये दोनों बराबर हैं x धन z के। और अगर तुम देखो उसके साथ अगर ये मैं हरा वाला ये जो y कोण है इसको भी जोड़ूं, ये वाला जो y कोण है ये तो इसका संपूरक कोण है। तो x धन z संपूरक कोण है y का, या y संपूरक कोण है x धन z का, और संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे x धन z का जो संपूरक कोण है y, इनका जो योगफल होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। और यही बात एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर तुम इस पीली रेखा को देखो तो इस पीली रेखा में ये जो मैं यहाँ पे एक पीला कोण बना रहा हूँ, ये तो एक सीधा कोण है, ये तो रेखा के ऊपर रेखिक युगल कोण है और इनमें सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यही चीज x धन z धन y हमें 180 डिग्री मिल सकता था सीधे कोण के द्वारा भी। तो किसी भी तरह हमें ये बात मिल रही थी। अब इसी को मैं ज़रा अगर आगे पीछे लिख दूं तो हमें मिलेगा x धन y धन z, ये हमें बराबर मिलेगा 180 डिग्री के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि किसी भी त्रिभुज के अंत कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है जिसमें मैं कुछ त्रिभुज देख सकता हूँ। ये एक बाई तरफ है और एक है ये दाई तरफ और एक है ये बड़ा वाला त्रिभुज। और यहाँ पे हमें कुछ कोणों का मान दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 31 डिग्री, यहाँ पे है 50 डिग्री और यहाँ पे है 64 डिग्री। और कुछ कोणों के मान हमें नहीं दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला। तो क्या तुम ये वाले कोण का मान निकाल सकते हो? तो क्यों ना इस वीडियो को रोककर तुम कोशिश करके इस वाले कोण का मान निकालो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करेंगे। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे ये वाला कोण का मान निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो यहाँ नहीं दी गई है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले कोण का मान भी मैं फ़िलहाल नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं ध्यान दूँ ये वाले कोण पे, तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, ये जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है, मैं यहाँ दर्शाता हूँ इसे नीले रंग से। तो ये वाला जो त्रिभुज है इसमें हमें पहले से ही दो कोण दिए गए हैं 50 और 64 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो तीसरा कोण है ये हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको ले लूँ x, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो चलो हम वही लगाते हैं और यहाँ पे x निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा x धन 50 डिग्री धन 64 डिग्री, ये हमें बराबर मिलेगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x धन 50 और 64 हो जाएंगे 114 डिग्री और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ 14 से अगर घटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे x मिल जाएगा और दाई तरफ मुझे मिलेगा 180 डिग्री ऋण 114 डिग्री। तो 180 ऋण 114, तो हमें x का मान बराबर मिल जाएगा 66 डिग्री के। तो x हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये हमें मिल रहा है बराबर 66 डिग्री के। और जैसे ही ये कोण हमें मिल रहा है तो अब हम ये वाला कोण यहाँ निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ y। तो अगर तुम ध्यान दो तो x और y एक दूसरे के संपूरक कोण है, तो इनका जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा।
या दूसरे तरीके से देखो तो कोण x और कोण y मिलाकर बनता है एक सीधा कोण। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो ये एक सीधा कोण बनता है इन दोनों को मिलाकर। तो x धन y उस तरीके से भी 180 डिग्री होंगे। तो या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से हमें मिलेगा कि x धन y बराबर होगा 180 डिग्री। और x का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, यह है 66 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 66 डिग्री धन y बराबर होगा 180 डिग्री के। तो दोनों तरफ अगर 66 हम घटा देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ y मिलेगा और यहाँ आएगा 180 ऋण 66 डिग्री, और 180 ऋण 66 डिग्री हमें मिलेगा 114 डिग्री। तो y का मान हमें मिल चुका है, ये बराबर है 114 डिग्री के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि y हमें मिल चुका है, यह है 114 डिग्री। y का मान तुम एक दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते थे। ये जो 114 है ये 50 और 64 का योगफल है। तो यहाँ पे इस आकृति को मैं दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो बाई तरफ वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें ये वाला कोण और ये वाले कोण का जो योगफल है वो बराबर मिल रहा है ये बाहर वाले कोण के, यानी कि y के। तो अगर मैं चलो इसे नाम दे देता हूँ कोण A, इसे नाम दे देता हूँ कोण B। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो इस त्रिकोण के जो तीनों कोण होंगे उनका योगफल 180 होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 180 होगा। यानी ये वाले कोण का मान हमें मिलेगा 180 ऋण A ऋण B। अब ये जो सफ़ेद कोण है और ये जो y वाला कोण है हरा वाला, ये दोनों मिलाकर हमें 180 मिलेगा। ये तो हम बात कर चुके हैं, या तो संपूरक कोण से या तो सीधे कोण से। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ कि 180 ऋण A ऋण B और ये धन y, ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। तो अब हमें क्या मिलेगा, अगर मैं दोनों तरफ 180 से घटा दूँ तो ये 180 और ये 180 दोनों चले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण A ऋण B और धन y, ये हमें बराबर मिलेगा 0 के। और अब अगर मैं दोनों तरफ A धन B से जोड़ दूं तो ये वाला ऋण A ऋण B चला जाएगा और दाई तरफ हमें मिल जाएगा A धन B। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि y बराबर होगा A धन B के। तो वही तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो कोण है y, ये बराबर है A धन B के, जो यहाँ पे हमें मिला 50 धन 64 यानी कि 114। इससे हम कहते हैं ये जो A और B हैं ये y के दूरस्थ अंत कोण हैं। तो y जो बराबर होता है वो इन दोनों दूरस्थ अंत कोणों का योगफल होता है। तो y बराबर है A धन B। तो किसी भी प्रकार से हम y निकाल सकते थे। अब तुम्हारा ध्यान तो यहाँ चला ही गया होगा कि ये वाला कोण अब हमें मिल सकता है। तो इस वाले कोण को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर Z। तो अब अगर हम देखें तो ये जो दाई तरफ वाला त्रिभुज है, इसमें इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें तो 180 डिग्री मिलेगा। तो ये 31 तो हमें पहले दिया गया था, 114 भी मिला, तो Z हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि Z धन Y या 114 डिग्री धन 31 डिग्री, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। और यहाँ पे 114 और 31 होगा 145। तो यहाँ पे हमें मिलेगा Z धन 145 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। तो Z हमें बराबर मिल जाएगा, दोनों तरफ 145 डिग्री घटा देते हैं तो यहाँ बराबर मिलेगा 180 डिग्री ऋण 145 डिग्री। तो Z का मान हमें मिल चुका है और वो है 180 ऋण 145 यानी कि 35 डिग्री। तो Z भी हमें मिल चुका है। तो इस कोण का जो मान है वो है 35 डिग्री। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। Dari COVID ke dalam dia हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रिज्म के बारे में समझा था कि प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार लैटरल सरफेसेस के मिलने से बनता है। अब हम लोग प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया और हमने बात की थी कि डिस्पर्शन और कुछ और मैकेनिज्म के बारे में भी हमें थोड़ा समझना है। तो डिस्पर्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। इसका लाइव एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो सबसे लाइव एग्जाम्पल इसका होता है रेनबो फॉर्मेशन। जो आप इंद्रधनुष देखते हैं बारिश के दिनों में, वो एक तरह से ये जो हम वाइट लाइट का डिस्पर्शन देख रहे हैं उसी का एक पार्टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग डिटेल्स में उसमें भी समझेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसको सिंपल वे में एनालाइज करने के लिए विल गो थ्रू द प्रिज्म एग्जाम्पल, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि एक वाइट लाइट कैसे डिसिपेट डिस्पर्स होकर अलग अलग 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके फर्दर जब आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे तो आप समझ ही पाएंगे कि वाइट लाइट एक्चुअली क्या होता है। बट अभी के लिए हमें ये मान के चलना है कि वाइट लाइट सम कलर्स के मिक्सचर से बनता है। सम डिफरेंट कलर्स को एक सर्टेन प्रपोर्शन में मिलाने से वाइट लाइट का निर्माण होता है। तो अब वाइट लाइट अगर 7 डिफरेंट कलरों से मिलकर बन रहा है तो क्या कोई ऐसा फिनोमेना है जिसके आधार पर अगर हम उसे ब्रेक करके 7 डिफरेंट कलर्स में बांट सकें? वो फिनोमेना है डिस्पर्शन या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जो करते हम प्रिज्म के माध्यम से, या एक आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के कुछ सिद्धांत के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। तो इसका बेसिक जो मेन फंक्शनैलिटी कह लें कि मेन क्या रीजन है इस चीज़ का, तो अगर 7 अलग अलग चीज़ें हैं तो वो सातों चीज़ें अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं जब वो सर्टेनली रिफ्रैक्ट करती हैं या अलग मीडियम से होकर गुजरती हैं। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे बाहर में एयर है और अंदर में ये ग्लास है। तो
चूँकि एयर से हम ग्लास की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा दूसरे तरीके से बिहेव करती है। इस कारण से हमारे जो सातों कलर्स हैं एक काइंड ऑफ सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक वाइट लाइट जा रही है, जैसे ही ये लाइट इसमें इंटर करती है ये डिफरेंट लेयर्स में बढ़ जाती है, और फर्दर जैसे ये ग्लास से एयर की तरफ जाती है ये सेग्रीगेशन और ज़्यादा विजिबल या प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे अलग अलग कलर स्कीम्स देख पाते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न है कि ये जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं इनके कुछ जो ट्रेट्स हैं, जो कलर या कह लीजिए जो प्रकाश उसके जो ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट होने के कारण इनका डेविएशन अलग अलग हो रहा है, और वो डेविएशन रीजन है इसके डिस्पर्स करने का। जो बेसिक डेविएशन होता है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स जो होती हैं वो होती हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो VIBGYOR, तो इसको विबजियोर भी कहा जाता है। विबजियोर में अगर सभी का फर्स्ट लेटर उठा के हमने विबजियोर किया लिखा है। हिंदी में अगर जाएं तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसके सारे फर्स्ट लेटर्स को उठाएं तो बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, बैजानिहा पिनाला। तो इसके बेसिस पे आप याद कर सकते हैं कि कौन से 7 कलर्स जनरेट होंगे जब प्रिज्म में वाइट लाइट को पुश किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखें तो जो हमारा रेड लाइट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम रिलेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबके से ज़्यादा जिसकी होती है उसमें डेविएशन सबसे कम होता है। तो जिसका एक फेनोमेना हमें याद रखना है कि अगर हमारा वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारा डेविएशन सबसे कम होगा। तो रेड लाइट का वेवलेंथ हमारा ज़्यादा है तो इसका डेविएशन क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। बट वॉयलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा नीचे की तरफ मुड़ जा रहा है, और बाकी कलर्स इसके बीच में आ रहे हैं तो वो डिफरेंट लाइन्स पे शिफ्ट कर रही हैं, मुड़ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेड लाइट आपका सबसे ऊपर आ रहा है और वॉयलेट लाइट आपका सबसे नीचे आ रहा है, और बाकी कलर्स इसके बीच में असेंबल हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करेंगे तो पहले छोटा सा सेग्रीगेशन होगा जो इसके बीच में होगा, और जैसे ही ये ग्लास से वापस एयर में जाएगा तो ये सेग्रीगेशन बढ़ जाएगा, और इस तरह से विबजियो का आपको एक सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसको आप बैजानिहा पिनाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है आपका डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट प्रिज्म के माध्यम से, कि प्रिज्म में अगर वाइट लाइट को डाला जाए तो किस तरह का फेनोमेना एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने समझा कि डिफरेंट तरंग दैर्घ्य होने के कारण या डिफरेंट वेवलेंथ्स के कारण के लाइट के कारण उनका डेविएशन अलग अलग होता है, और उस अलग अलग डेविएशन के कारण वो 7 अलग कलरों में बढ़ जाता है। वो 7 कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। इंद्रधनुष में भी आपको यही 7 कलर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों हमने प्रिज्म में किस तरह से कलर सेग्रीगेट होती है वाइट लाइट का वो हमने समझा। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपने वाइट लाइट लिया, ओके, और उसको आपने एक प्रिज्म से गुजारा, तो उसमें क्या होगा, वो 2 पार्ट में सेग्रीगेट हो जाएगा, ये 2 या डिफरेंट 7 पार्ट्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। हमने टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वाले को यहाँ पे एक ड्रॉ किया है। अगर दोबारा एक प्रिज्म लगाएं लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लगाएं तो क्या होना चाहिए, चूँकि दोबारा अगर प्रिज्म उस तरह उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, और चूँकि आपका वॉयलेट लाइट थी ज़्यादा डेविएट करती थी तो वो ज़्यादा डेविएट होगी। और चूँकि हम दोनों जो प्रिज्म हैं इक्वल कैपेबिलिटी वाले रखते हैं तो उन कंडीशन में क्या होगा, आपका यहाँ पर वो क्लब करके दोबारा एक वाइट लाइट फॉर्म कर देंगे। तो ये प्रिज्म की बहुत ही खास बात है कि अगर 2 प्रिज्मों को जिनका प्रिज्म एंगल वगैरह सब सेम हो अगर साथ रखा जाए तो एक तरह से वो बस रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह काम करते हैं, जिसमें वाइट लाइट इंटर करती है, अंदर में वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है या 7 डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है, और वो आगे जाकर फिर से रिकम्बाइन होकर वापस दूसरे वाले प्रिज्म से रिकम्बाइन होकर वापस एक वाइट लाइट के तौर पर निकल जाती है। तो अगर 2 प्रिज्म हम लें जिनमें दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस वो सेम हो तो पहले वाले प्रिज्म में क्या होगा, वो डिफरेंट 7 कलर्स में टूट जाएंगी, और चूँकि दूसरा प्रिज्म रिवर्स ऑर्डर में रखा हुआ है तो वहाँ पे वो सारे कलर्स फिर से रिकम्बाइन करके एक वाइट लाइट के तौर पर निकलेंगे, और ये दोनों एक तरह से ये जो लाइट्स आपके आ रही हैं और ये जो लाइट निर्गमन हो रही है निर्गत हो रही है, ये दोनों बेसिकली वाइट लाइट्स ही होंगे और थोड़ा सा डेविएशन के साथ ये मूव कर रहे होंगे। मतलब एक छोटा सा जो आपने पढ़ा हुआ था रेक्टेंगुलर स्लैब में एक डेविएशन, वो सर्टेन डेविएशन से मूव करेंगे। तो आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि प्रिज्म हमारा लाइट्स को
सेपरेट आउट करने के साथ साथ रिकंसाइल करने का भी काम कर सकता है, सेपरेट आउट करने के साथ उनको ऐड करने का भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रिज्म इज इनटू। उसी तरह से हम चलते हैं अगला पार्ट, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। मान लेते हैं ये हमारे पानी का गोला है, ये हमारा सनलाइट इस पर आके पड़ता है। सनलाइट के पड़ने पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ये एयर से वाटर में जाएंगे। यहाँ पर वाटर है और यहाँ एयर है। वाटर में जाते ही क्या होगा, ये अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाएगा। अब चलिए ये हमने एक कलर ले लिया और ये हमने एक कलर ले लिया, तो ऊपर और डिफरेंट 7 कलर्स इसके बीच में होंगे। मैंने टॉप एंड बॉटम को ही कंसिडर किया। ये हमारा रेड हो जाएगा और ये हमारा वायलेट हो जाएगा। और हम कहीं ज़मीन पर यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ग्राउंड है। फिर इस सरफेस पे जाने के बाद एक तरह का अगर मान लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तरह की चीज़ें हों कि यहीं पे ये किरण पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ आ जाए, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ आती है और यहाँ से ये किरण हमारे पास आती है, फिर हमारे आँखों तक ये अलग अलग एंगल्स पे पहुँच जाती है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि हमें अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। एक आपके रेड कलर, बैगनी कलर और डिफरेंट 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पर रेनबो या इंद्रधनुष को फॉर्म करेंगे। इस तरह से आपका इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपकी वाइट लाइट वाटर ड्रॉप्स जो है उस पर पड़ती है। चूँकि एयर से वाटर में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ये कलर 7 अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेग्रीगेट हो जाती हैं। फिर वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों पर दोबारा आती हैं। यहाँ पर भी आपका 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और यहाँ पर ये सेपरेट आउट होकर हमारे आँखों तक पहुँचती हैं, जिसके कारण हम इंद्रधनुष को 7 डिफरेंट कलर्स के तौर पर देख पाते हैं। जो वाइट लाइट थी सनलाइट, वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूटी हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो वाटर ड्रॉप से होकर गुजर रही है। सो बच्चों, अब हम आपके फेवरेट टॉपिक जो इंद्रधनुष या रेनबो आप हमेशा देखते आ रहे हैं, उसको समझेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, किस तरह का रेनबो का क्या रोल प्ले होता है, रेनबो में क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लेट्स जस्ट कंसीडर कि रेनबो का जनरली बनने का टाइमिंग क्या होता है, जब वो बारिश हो रही होती है। तो बारिश होने के बाद क्या होता है कि आपका सन भी थोड़ा सा बाहर आता है, बादल वगैरह हट जाते हैं, एंड देन उसके में एयर में कुछ वाटर ड्रॉप्स या रेन ड्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, जो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रेन ड्रॉप बनाया है या एक वाटर ड्रॉप हमने यहाँ पर बनाया है। अब सन जैसे ही आएगा तो एक सन से वाइट लाइट आएगी, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सन से वाइट लाइट आकर यहाँ पर टकराती है, इस सरफेस पे यहाँ पे उसने टकराई। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा या अपवर्तन होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि जब भी आपका मीडियम चेंज होगा, एयर से वाटर में हम जाएंगे, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। चूँकि वाइट लाइट अलग अलग 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है, तो रिफ्रैक्शन के साथ साथ यहाँ पर डिस्पर्शन या विक्षेपन भी हो रहा है, जो हमने प्रिज्म में भी पढ़ा था। तो विक्षेपन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाइट लाइट डिफरेंट 7 कलर से मिलकर बना है और हर कलर का वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य अलग है। इसके कारण वो अलग अलग अमाउंट से या अलग अलग एंगल पे डेविएट करता है। तो जो सबसे कम डेविएट करता है वो ऊपर रह जाता है, मतलब कि रेड, और जो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वो नीचे चला जाता है, मतलब कि वायलेट। तो इस तरह से आपका जी वाइट लाइट आ रही थी, वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट की अंदर की तरफ, और साथ ही साथ 7 डिफरेंट कलर्स में वो टूट गई, जिसमें टॉप पे रेड है और नीचे में वायलेट है। फिर ये रे आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के ये दूसरे सरफेस पे आती है, जो पीछे वाला सरफेस है। वहाँ आने के बाद एक सर्टेन एंगल पे अगर वो रेज जाएँ, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर उस सर्टेन एंगल पे जाने पे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जनरली हम क्या जानते हैं कि अगर इस सरफेस वाटर से एयर में चीज़ें जाएंगी, तो वो होगा आर पार चली जाएंगी और सर्टेन एंगल से नॉर्मल से दूर चली जाएंगी, क्योंकि आपका सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, सघन से विरल में ना जाकर ये सघन माध्यम में ही वापस आ जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन ना होकर यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो मान लेते हैं ये हमारा बाउंड्री है और एक रे आई यहाँ पर, थोड़ा सा डेविएट की, या सिंपल वे में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम है या सघन माध्यम है, और यहाँ पे हमारा रेयर मीडियम है और या विरल माध्यम है। तो अगर कोई रे यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ झुक।
सॉरी नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। ये होगा जब रेयर से डेंसर की तरफ हम जा रहे हैं। बट अगर इसका उल्टा सीन देखते हैं, जब हमारा सघन से विरल माध्यम में जाए, तो फिर से एक रे लेकर आते हैं और एक यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सघन से विरल में क्या होगा, ये रे थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब ये एंगल से ये एंगल थोड़ा सा लार्ज एंगल होगा या थोड़ा सा बड़ा एंगल होगा। तो अगर आप सोचें कि अगर ये एंगल हम थोड़ा सा बढ़ाते जाएं तो ये एंगल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन तो आ सकती है जिसमें ये एंगल इतना बड़ा हो जाए कि हमारा रे ऐसे गया, बट जो रे इधर जाना चाहिए था वो रे उधर ना जाकर इस तरफ आ गया। राइट, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जैसे जैसे हम रे एंगल बढ़ाएंगे तो विरल माध्यम में जाने के कारण ये नॉर्मल से और दूर भागेगी। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री एंगल है तो यहाँ 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए या कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह से कोई तो एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पर ये एंगल बढ़कर 90 डिग्री पर पहुँच जाए। अगर ये एंगल 90 डिग्री पर पहुँच जाता है, उस कंडीशन में क्या हुआ, ये सघन से विरल में ना जाकर वापस सघन में ही रह जा रहा है, वापस सेम मीडियम में रह जा रहा है। और इससे थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो ये प्रॉपर हमारा जो रे है वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। यही फेनोमेना आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब आप एक ऐसे एंगल पे उस रे को डालें जिस एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जिस एंगल पे ये होना स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। सो अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है, बट सघन से विरल माध्यम के जाने में ये क्रिटिकल एंगल जैसे ही क्रॉस करेगा उस कंडीशन पे आपका वो जो पार्टिकुलर रे है वापस उसी मीडियम में रह जाएगा। डैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सामने लेकर आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो आप ये रे देख रहे होंगे कि वापस इसी मीडियम में वापस आ जा रही है। तो यहाँ रेड यहाँ पर आ गई और वायलेट यहाँ पर आ गई। बट फिर यहाँ पे आपका बाउंड्री चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल्स में चूँकि चेंजेज आए हैं, इसके कारण हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन में चूँकि रेड लाइट ऊपर थी तो रेड लाइट में क्या होगा, डेविएशन कम होगा, इसलिए कम डेविएशन हुआ। वॉयलेट में ज़्यादा डेविएशन हुआ। और ये जब किरणें हमारी आंखों तक पहुँचती हैं तो हमें क्या लगता है कि 7 डिफरेंट कलर्स आसमान में है या एक अलग तरह का पैटर्न आसमान में बन रहा है। तो इस कारण से हमें एक रेनबो दिखाई देता है जिसमें 7 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हों। और ये ज़्यादा विजिबल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसके बीच की दूरी वाइट लाइट में ये सब एक साथ थे, धीरे धीरे वो दूरी बढ़ती गई अलग अलग कलर्स के बीच में, इसलिए वो 7 डिफरेंट कलर्स के तौर पे हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। सो अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में या वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। सो वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनाज को समझने में हेल्प करता है। जैसे इवन आप तारों को टिमटिमाते देखते हैं तो तारों को टिमटिमाते में हमें क्या फीलिंग आती है कि तारे कभी जल रहे हैं या कभी उनसे लाइट आ रही है और कभी लाइट नहीं आ रही है। उसी तरह से कई बार आप सनसेट को लेट सनसेट देखते हैं, अर्ली सनराइज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें हमें समझना है कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन्स हैं इसके बिहाइंड। तो ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम क्या जानते हैं, एयर है और एयर तो काइंड ऑफ एक सिंगल मीडियम है। और रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि मीडियम्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो मीडियम जब डिफरेंट नहीं है तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हमें वहाँ पर रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक एयर को जब आप हीटिंग करेंगे जब एयर को हीटिंग एयर reduces the एयर डेंसिटी, या ये कह सकते हैं कि जब एयर को गर्म किया जाए तो उसकी घनत्व घट जाता है या वो विरल माध्यम की तरह काम करने लग जाता है। और जब हवा ठंडी रहती है तो वो आपका सघन माध्यम की तरह काम करती है। मतलब कोल्ड एयर या जो आपकी ठंडी हवा होगी वो सघन माध्यम की तरह
काम करती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, आपका जो हवा है वो थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ जाती है, उसमें दूरी बढ़ जाती है, गर्म होती जाती है। इस कंडीशन के कारण आपका जो नीचे का, अगर ये हम यहाँ पे ग्राउंड बनाते हैं तो नीचे की तरफ आपकी ठंडी हवा है और ऊपर की तरफ आपका गर्म हवा है। तो ठंडी हवा गर्म हवा होने के कारण ऊपर की तरफ का जो आपका माध्यम है वो विरल माध्यम बन जाता है, नीचे की तरफ का माध्यम आपका सघन माध्यम बन जाता है। अगर इसको दूसरे में समझें तो चूंकि यहाँ पे विरल से सघन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो अपवर्तनांक है या जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आते के साथ बढ़ता जाता है। तो इसके कारण आपको यहाँ पर थोड़ी देर पे मीडियम चेंज का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आपका विरल से सघन माध्यम की तरफ आपकी लाइट रेज मूव करती हैं। और यही कारण है आपके मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फेनोमेना का। सो हमने अभी तक क्या समझा कि अगर ये हमारा ग्राउंड है और तो यहाँ पर ऊपर में विरल माध्यम होगा, नीचे में सघन माध्यम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी समझेंगे तारों के टिमटिमाने के बारे में, कि तारे क्यों हमें फील होते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड क्रिएट कर लिया, ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हमने एज्यूम किया एक स्टार है। अब मान लीजिए यहाँ से एक लाइट आती है और यहाँ पर हमने माना कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जब विरल से सघन माध्यम की तरफ आएगी तो हमारा जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर आने पर क्या होगा, ये फिर से थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे ही ये थोड़ा टिल्ट होती जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो लाइट ऐसे आते आते थोड़ा सा बेंड होती जाएगी नीचे की तरफ। सो हमने वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, जिसमें हमने समझा कि ऊपर से नीचे आते वक्त ये विरल से सघन की तरफ मूव करती हैं। दैट मतलब कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक है नीचे बढ़ने पर बढ़ता जाता है, मतलब ज़मीन की तरफ आने पर बढ़ता जाता है। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम तारों के टिमटिमाने के बारे में समझेंगे। तो ये जो फेनोमेना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये है तारों का टिमटिमाना। तो देखिए यहाँ पे आपने एक स्टार देखा, हमने स्टार से एक लाइट आ रही है, वो लाइट आती है नीचे की तरफ बढ़ती है। तो एक हम बाउंड्री ले रहे हैं यहाँ पर, इस बाउंड्री पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चूंकि आपका विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर हमने थोड़ा दूर नीचे जाके फिर से उस फेनोमेना को बनाया, तो फिर हमने देखा कि फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जो लाइट हमारी आ रही है वो थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होती जा रही है, मतलब अंदर की तरफ मूव करती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा माध्यम विरल से सघन की तरफ चेंज हो रहा है, और विरल से सघन की तरफ चेंज होने का मतलब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। तो लाइट रे जो हमारी सीधी जानी चाहिए थी इस तरफ, वो एक्चुअली में बेंड होकर इधर आ जा रही है। तो जब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है, जो स्टार को देख रहा है, उसको क्या फील होगा कि ये लाइट रे एक्चुअली सीधा कहीं यहाँ से आ रही होगी। तो विजिबल स्टार हमें यहाँ पे दिखता है, मतलब एक्चुअल स्टार जो यहाँ था वो हमें दिखाई पड़ता है कि स्टार हमारा यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा माध्यम चेंज हुआ। लाइट रे एक्चुअली यहाँ से रही है, लेकिन हमें फील हो रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी आँख ये मानती है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि लाइट हमारी इस पार्टिकुलर पोजीशन से हमारे आँखों तक पहुँच रही है। अब तो इसके कारण क्या हुआ, पहला तो पार्ट हमने समझ लिया कि लाइट उस जगह से आ रही है जहाँ पे जो हमारे माइंड में एजम्पशन है, जहाँ पे स्टार्स एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी नहीं रहे। साथ ही साथ हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज भी होते रहता है, क्योंकि उसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, कई अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तो इसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी स्थायी नहीं है। तो स्थायी नहीं होने के कारण क्या होगा, तो कभी हमें फील होगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, कभी फील हो सकता है कि लाइट थोड़ा सा पहले से आ रही है या थोड़ा सा बाद से आ रही है। तो इस कंडीशन में लाइट में आपको थोड़ा सा पाउज एंड ब्रेक टाइप का चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है। तो इसी चीज़ के कारण हमें तारे जो हैं टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि कभी लगेगा आपको कि लाइट इधर से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है। तो इन जब सिचुएशन में चेंजेज आता है तो हमारा माइंड इसे एज्यूम करता है कि वो लाइट्स वहाँ पे ब्रेक कर रही हैं, वहाँ पर लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। और लाइट नहीं एग्जिस्ट करने के कारण वो
थोड़ा सा जलते बुझते टाइप का फीलिंग आता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। इसका मेन कारण क्या हुआ? पहला कारण है कि हमारा लाइट का जो पोजीशन है वो एक्चुअल स्टार के पोजीशन से डिफरेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। सेकंड रीज़न क्या है कि वायुमंडल में जो चेंजेज आते हैं अस्थायी नहीं होने के कारण वो चीज़ें थोड़ी टिमटिमाते हुए हमें महसूस होती हैं। तो उन दोनों रीजन्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो हमारे स्टार पोजीशन को इफेक्ट करती है, जो हमारे तारों की पोजीशन है उसको इफेक्ट करती है, एक्चुअल पोजीशन से उसको डिफर करती है। एंड दूसरा है हमारा वेरिएबिलिटी इन एटमॉस्फेयर, या अस्थायी रूप जो हमारे वातावरण का है। इसके कारण क्या होंगी? तारे हमारे जो लाइट्स हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग अलग पोजीशन से अपरेंट होंगी और हमें फील होगा कि लाइट थोड़ा सा ब्रेक होकर आ रही है। इन दोनों कारणों से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली में पहला क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है क्योंकि हवाओं का जो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग लोकेशंस पे है, उसके कारण हमें फील होता है कि कुछ जगह पे जहाँ गर्म हवा होती है वहाँ पे विरल माध्यम है, जहाँ ठंडी हवा होती है वहाँ पे सघन माध्यम है। इन जनरल ये देखा जाता है कि ऊपर से नीचे आते वक्त में ये विरल से सघन की तरफ, मतलब गर्म से ठंडी हवा की तरफ मूव करता है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नीचे आते आते वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि वहाँ पे विरल से सघन माध्यम की तरफ हम मूव करते हैं। स्टार्स के केस में जब स्टार से जो लाइट निकलती है वो लाइट जब माध्यम चेंज होने पर, चूँकि यह विरल से सघन में आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और ये लगातार होने के कारण एक सर्कुलर आर्क, इनसाइड सर्कुलर आर्क की तरह हमें फील होता है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमारी आँखों पे जब ये लाइट आती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लाइट सीधी रेखा में आ रही होगी, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि स्टार यहाँ ना होकर इस पोजीशन पे है। इसके साथ साथ इसके कारण स्टार की आपकी पोजीशन डिफर हो जाती है, जो हमने यहाँ पहले पॉइंट में लिखा है। सेकंड पॉइंट के हिसाब से क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर में ये जो विरल सघन माध्यम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, ये बदलता रहता है समय के अनुसार। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका ये चूँकि डायनेमिकली लगातार बदलते रहता है, तो कभी आपको पोजीशन फील होगा कि स्टार हमारी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो आपके लाइट में थोड़ा सा ब्रेकअप फील होता है। और उस ब्रेकअप के कारण ये अस्थायी रूप, एटमॉस्फेयर के अस्थायी रूप के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक,
जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।